नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग 12 सितंबर 2020 के विभिन्न समाचार पत्रों में से डेली करंट अफेयर की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे एसएससी, दिल्ली पुलिस, बिहार एसआई, यूपीएसआई एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इन सब में आपको यह हेल्प करेगा। तो दोस्तों, आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज का टॉपिक जो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर में हम बात करेंगे वह है, पहला टॉपिक, सेंटर लॉन्चेज क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क, इसको CSCAF 2.0। तो यह अब देखिए, यहां पर प्रश्न आएगा कि जलवायु स्मार्ट शहर आकलन फ्रेमवर्क, या इसे ढांचा कह सकते हैं। असेसमेंट मतलब क्या होता है? आकलन। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है? एक ढांचा। तो इसका जो निर्माण या इसका शुभारंभ, इसका स्टार्टिंग किस मंत्रालय के तहत किया जा रहा है? तो उसको क्या बताओगे? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, यानी कौन है? हरदीप सिंह पुरी। देखिए, ये पॉइंट आया, ये पॉइंट आया। अब इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य? तो देखिए, हमने सुंदर से 2 पॉइंट में ही आप इसको समझ जाएंगे। यानी इसका उद्देश्य ही है, इस फ्रेमवर्क का जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है वह है कि शहरों को निवेश समेत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए दौरान सामने आने वाली जलवायु जो चुनौतियां हैं, अब जैसे शहरों में आप देख सकते हैं, जैसे दिल्ली जैसे शहरों में यह जलवायु चुनौतियां जितने भी मेट्रो सिटीज में है, तो उनके लिए यह फ्रेमवर्क तैयार किया गया है दोस्तों। तो यानी टू प्रोवाइड रोड मैप फॉर सिटीज टुवर्ड कॉम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज while planning and implementing their actions including investments भी है। समझ में आई बात? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और द क्लाइमेट सेंटर फॉर सिटीज अंडर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ये भी फुल फॉर्म याद रखना, NIUA, इज सपोर्टिंग MOHUA इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CSCAF, यानी सेंटर मतलब क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो यह ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट यहां पर भी मैंने दिया हुआ है। अगला है कि फ्रेमवर्क ये जो किया जा रहा है, देखिए इसमें कितना अच्छे से यहाँ चित्र में आपको यह इस फिगर से आपको क्लियर हो जाएगा। इंडिकेटर्स कितने यूज किए जाएंगे? संकेतक 28, और देयर आर 5 सेक्टर्स एंड 5 लेवल, स्तर होगा, यानी 5 कैटेगरीज डेवलप आफ्टर रिव्यू द ग्लोबल फ्रेमवर्क, यानी 5 श्रेणियों में 28 संकेतक हैं जिन्हें वैश्विक फ्रेमवर्क के अध्ययन के बाद तैयार किया जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण बिंदु है। और स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज का भी शुभारंभ इसके साथ किया जाएगा, और इसका लक्ष्य है कि शहरों में कम लागत से लोगों के चलने योग्य, यानी सड़क, रास्ते, गलियों का निर्माण किया जाए। यानी इट एम्स टू इंस्पायर सिटीज टू क्रिएट वॉकिंग फ्रेंडली वाइब्रेंट स्ट्रीट थ्रू क्विक इनोवेटिव लो कॉस्ट मेजर्स। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड टॉपिक की, इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन लॉन्च्ड। अब देखिए, सीधे सीधे आपसे प्रश्न आ जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, सीधे सीधे आपको राज्य का नाम दे देगा। तो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, कौन? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री, यानी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट पिगरी मिशन विथ 209 करोड़ इन मेघालय। ये इसको जोड़ लीजिए, मेघालय पूरा है, ध्यान रखेंगे। कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है? 209 करोड़ का। तो इट इज बीइंग लॉन्च्ड अंडर द एजिस ऑफ मेघालय लाइव स्टॉक इंटरप्राइजेज। दोस्तों, यह मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी और के तत्वाधान में शुरू हुआ है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्त पोषित है, ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य पिगरी, नाम से ही दिख रहा है, यानी सुअरों के उत्पादन के लिए, यानी आयात को कम करके मेघालय राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। आजकल आत्मनिर्भर की बात हर जगह की जा रही है, और इससे क्या होगा? किसान के आय में वृद्धि होगी, खाद्य और पोषण सुरक्षा में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा, और किसानों का जीवन
और अच्छा होगा, क्वालिटी लाइफ जिएंगे, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन और एक अच्छा जीवन देने में कामयाब रहेंगे। अब यहीं पर पॉइंट है अबाउट मेघालय। यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हैं वेस्ट गारो हिल्स, ईस्ट गारो हिल्स, वेस्ट खासी हिल, ईस्ट खासी हिल एंड वेस्ट जयंतिया हिल, ईस्ट जयंतिया हिल। तो दोस्तों यहाँ पर ये जनजातियां भी हैं, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां। इनकी पहाड़ियों की आकृति कैसी है? कीपाकार, और इन्हीं की वजह से विश्व की सबसे अधिक वर्षा जब बंगाल की खाड़ी से ये हवाएं इन कीपाकार यानी कोन शेप्ड वैली या कोन शेप्ड हिल्स में यह प्रवेश करती हैं। चूंकि इनकी पहाड़ियों का मुख बंगाल की खाड़ी की ओर खुला होता है, यानी ओपन टू सी कह सकते हैं, समुद्र की ओर खुला होना, और जिसकी वजह से यहीं पर हवाएं ये फंस जाती हैं और प्रतिदिन वर्षा कराती हैं। प्यारे बच्चों, याद हो जाएगा, इसीलिए विश्व की सबसे अधिक वर्षा मौसिन राम में होती है। एक साल में 1141 सेंटीमीटर वर्षा जोड़ी गई है। तो ये ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण। और वो भी किस पहाड़ी में? खासी की पहाड़ी में। ये देख रहे हैं ना, खासी की पहाड़ी में। और ये इस नाम की जनजातियां भी हैं दोस्तों मेघालय में, गारो, खासी और जयंतिया, यह जनजातियां भी हैं। याद हो जाएगा दोस्तों। ऊपर इसके देख रहे हैं असम है और नीचे बांग्लादेश को स्पर्श करती है, ये भी याद हो जाएगा। और यहीं की सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक, जो कि बायोस्फीयर रिजर्व भी है, विच इज आल्सो शॉर्ट लिस्टेड इन यूनेस्को लिस्ट, UNESCO। याद हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन के तहत यहाँ की जो मेघालय की सबसे ऊंची चोटी है नॉकरेक, वह भी जो है इसी में स्थित है और यह एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। दोस्तों यहीं पर चेरापूंजी भी था पहले, मौसिन राम के बगल में चेरापूंजी में चेरापूंजी चोटी भी है, ध्यान रखेंगे। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? कोनराड कोंकल संगमा, ध्यान रखेंगे। गवर्नर कौन है? सत्यपाल मलिक, इनका नाम तो आपने सुना होगा। जम्मू कश्मीर जब 370 हट रहा था तो उस समय कौन था वहां का डिप्टी गवर्नर? सत्यपाल मलिक ही थे। और दोस्तों बॉर्डर देख रहे हैं ना, बांग्लादेश और असम को स्पर्श करता है। अब आगे बढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक है IMD प्रेडिक्ट डिलेड मानसून एग्जिट में पोज 3 टू खरीफ क्रॉप्स। अब देखिए, जो भारतीय मौसम विज्ञान है उसने यह प्रिडिक्शन किया है, उसने यह एक कह सकते हैं कि भविष्यवाणी की है कि मानसून देरी से जाएगा। और दोस्तों कोई यह आज की बात नहीं है, पिछली बार भी मानसून आप लोगों ने देखा होगा अक्टूबर माह में गया, और यह अच्छा नहीं है, खासकर हमारी खरीफ की फसल के लिए, क्योंकि उस समय हमारी खरीफ की फसल लगभग तैयार हो जाती है। दीपावली तक हम लोग धान की फसल काट लेते हैं। अब ऐसे में अगर बारिश होगी तो कैसे होगा? तो धान की फसल के लिए अब जैसे अब यहीं पर आपको हम 2-3 बातें करेंगे। एक तो मानसून के बारे में जान लीजिए, दूसरा अब देखिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाट इज द बेसिक रीजन। तो दिस इज मेनली ड्यू टू लाइकली फॉर्मेशन ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव लो प्रेशर। ये बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न वायुदाब की प्रणाली कहां बन रही है? बे ऑफ बंगाल, यानी ऐसे बात की जाए तो ये तो क्या है? अरब सागर है, ये बे ऑफ बंगाल है। याद हो जाएगा दोस्तों। तो इस वजह से तो बंगाल की खाड़ी में 2 लगातार कम दबाव वाली प्रणालियों का विकास बनने की संभावना है, जिसके कारण मानसून को सक्रिय रखना जारी रखेगा। और दोस्तों ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लो प्रेशर, जाहिर सी बात है निम्न वायुदाब होगा, इसका मतलब तापमान, और तापमान होगा तो रेट ऑफ एवापोरेशन, और रेट ऑफ एवापोरेशन होगा तो दोस्तों हवा में आर्द्रता होगी, और हवा में आर्द्रता होगी तो वर्षा होगी, जाहिर सी बात है। तो ये कह रहा ना, द वेस्टर्ली विंड्स विल बी स्ट्रेंथन एंड कैरी मॉइस्चर ओवर लैंड, यानी आर्द्रता स्थल पर बनी रहेगी, दस कॉजिंग हैवी रेन ओवर बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू डेज, ऐसा मानना जा रहा है। तो दोस्तों यह इसके पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं। जलवायु परिवर्तन भी कारण माना जा सकता है, आर्कटिक में बर्फ का पिघलना माना जा सकता है, इसके पीछे कारण है। तो ये ध्यान रखेंगे, यही कारण है कि पिछले वर्ष भी मानसून लेट गया था, और इसका असर क्या पड़ेगा? हमारी फसलों पर पड़ेगा। तो अब मानसून देखिए, भारत के मानसून को भारत में जुआ कहा जाता है, गैम्बल।
यानी भारत की आज भी 60% एग्रीकल्चर मानसून की राह देखती है दोस्तों। जब मानसून टाइम पे आता है और टाइम पे जाता है तो भारत की अर्थव्यवस्था, यानी भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है किसको? भारत के मानसून को। यानी इंडियन मानसून इज नोन एज बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी कह सकते हैं। तो यह बड़े महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए मानसून का टाइम से आना, टाइम से जाना हमारे देश की अर्थव्यवस्था, हमारे देश के मानसून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वर्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब फैक्ट है दोस्तों, याद रखना, भारत की औसत वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, 125 सेंटीमीटर। सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मेघालय, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियों में होती है। सबसे कम वर्षा कहां होती है? लेह लद्दाख क्षेत्र में होती है। दूसरी सबसे कम वर्षा कहां होती है? जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में, यानी राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है। याद हो जाएगा दोस्तों। तो यह तो था। और मानसून क्या है? अरेबियन वर्ड मौसिम से लिया गया है, MAUSIM, ठीक है। दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अरेबियन वर्ड मौसिम। और ध्यान रखेंगे भारत की जलवायु का जो अरब भूगोलवेत्ता, पहला अरब भूगोलवेत्ता कौन था? अल मसूदी वाज फर्स्ट अरेबियन ज्योग्राफर, यानी हु स्टडी द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जलवायु का अध्ययन किया था दोस्तों। तो इस तरह से मानसून, और मानसून भारत में प्रवेश कब करता है? वैसे तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में ही 25 मई को प्रवेश कर जाता है और 1 जून को केरल। लौटते हुए मानसून से वर्षा कहां होती है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में होती है दोस्तों। इसे नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसे साउथ वेस्ट मानसून के नाम से जाना जाता है दोस्तों। यहां इतना ही काफी है, इसे ध्यान रखेंगे। अब देखिए, ये तो मानसून हो गया। अब खरीफ की फसल बेकार होगी। तो फसलें भारत में 3 प्रकार की होती हैं दोस्तों, रबी, खरीफ और जायद की फसलें। तो रबी की फसलें क्या होंगी? जब खरीफ की फसल कट जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में एट लो टेम्परेचर मेजर क्रॉप्स। अब देखिए, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है रबी की फसल को, और यह मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, यानी फरवरी और मार्च के महीने में इसे हम काट लेते हैं। इसकी मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, मसूर, सरसों, मटर, ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। यानी सोन इन अक्टूबर नवंबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। याद हो जाएगा दोस्तों, रबी की फसल। और खरीफ क्या नुकसान हो रहा है? तो क्यों नुकसान हो रहा है? क्योंकि मानसून सितंबर में चला जाना चाहिए और ये रहेगा कब तक? अक्टूबर तक रहेगा। तो खरीफ की फसल को नुकसान होगा कि नहीं? तो उस समय जबकि उस समय शुष्क मौसम होना चाहिए। तो रिक्वायर हाई टेम्परेचर एंड मॉइस्चर सोन, यानी कब? जून और जुलाई के समय में, और हार्वेस्टेड इन अक्टूबर एंड नवंबर। तो मेन जो क्रॉप है क्या है? पैडी या चावल कहेंगे, ज्वार, मिलेट, मक्का, मूंग उड़द को जायद में भी उगाया जा सकता है जहां वर्षा कम होती है दोस्तों, जहां पानी कम। सोयाबीन, ये ध्यान रखेंगे। और जायद की फसल क्या होती है? शॉर्ट टर्म होती है, यानी यह रबी और खरीफ के बीच उगाई जाती है, मई जून में। उसमें देखे ना, खूब सब्जियां, तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब खूब पाया जाता है कि नहीं? तो दे हैव गुड एबिलिटी टू विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग हीट एंड ड्राई विंड्स। मार्च अप्रैल में और मई में काट लिया जाता है। मेजर क्रॉप मेलन, क्यूकम्बर, ये और वेजिटेबल्स यहाँ पर। अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा मंत्री लॉन्चेज एरो इंडिया 21 वेबसाइट। रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों? राजनाथ सिंह। बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय होता है। 2021 वेबसाइट लॉन्च किया है, शुभारंभ किया रक्षा मंत्री ने। कॉन्टेस्ट क्या है? यानी 13th एडिशन ऑफ एरो इंडिया 21 विल बी हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन यालहंका। याद रखेंगे, कर्नाटक में ही होता है। ये कब से कब तक? 3 से 7 फरवरी 2021 के लिए। तो यह बेंगलुरु के यालहंका में आयोजित किया जाएगा। और ध्यान रखेंगे, एरो इंडिया 2021 वेबसाइट एशिया के सबसे बड़े एरो शो, यानी एरो इंडिया 21 वेबसाइट विल बी कॉन्टैक्टलेस ऑनलाइन इंटरफेस फॉर एशियाज लार्जेस्ट एयर शो। ध्यान रखेंगे, एरो शो, और होस्ट ऑल ऑनलाइन सर्विसेज रिलेटेड टू द इवेंट ऑफ फॉर बोथ द एग्जिबिटर्स एंड विजिटर्स। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यानी मेजबान सभी ऑनलाइन सेवाओं की मेजबानी प्रदर्शकों और आगंतुकों दोनों के लिए। ध्यान रखेंगे। और यहां पर देख रहे हैं ना, ये इसका लोगो भी देख सकते हैं, द रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है एरो इंडिया में, यानी बेंगलुरु में आयोजित यह द्विवार्षिक
द्विवार्षिक एरो शो और विमान प्रदर्शनी है। दोस्तों बेंगलुरु आईटी सिटी है, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है, कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी से इसकी तुलना की जाती है, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है वेरियस नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी में, तो आज एक ही व्यक्ति हैं, आर्य समाजी लीडर थे, स्वामी अग्निवेश का नाम सुना होगा। लीवर सिरोसिस, लीवर के कैंसर, हेपेटाइटिस जिसको कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज है, तो उसी के से ग्रसित थे, 80 वर्ष की आयु हो चुकी थी, इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे। तो 1939 में श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो कर्मस्थली था वो हरियाणा था, ये ध्यान रखिएगा। तो 1968 में जब हरियाणा आए तो इन्होंने 25 मार्च 1970 को संन्यास ले लिया। फिर 1970 में फॉर्म ए पॉलिटिकल पार्टी आर्य सभा का बनाया, राजनीतिक पार्टी बनाई, उसमें जुड़े भी, एमएलए बने, हरियाणा विधानसभा में एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे हैं, फिर बाद में शिक्षा मंत्री भी रहे, और फिर बंधु मुक्ति मोर्चा भी चलाए 1981 में। और दोस्तों ये भी बता दें 2011-12 में जब केजरीवाल जी एंटी पूरे भारत में शुरू हो गया था, भ्रष्टाचार निरोधक आंदोलन शुरू हो गए थे, अन्ना हजारे मूवमेंट, उसमें ये भी आए थे, लेकिन बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ, इससे वह अलग हो गए। ये महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं, ध्यान रखेंगे कि कहां से थे, यह आंध्र प्रदेश से थे, इनका कर्म क्षेत्र क्या था, हरियाणा था। अगला है IIP श्रिंक्स 10.4% एज रिकवरी स्लोज, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जुलाई में लगातार 5वें महीने औद्योगिक उत्पादन में 10.4%, यानी जून के 16.5% की तुलना में गिरावट आई है दोस्तों। यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द 5th consecutive month in July by 10.4%, slower than June 16.5%। ये बहुत ही कह सकते हैं दुखद है। ऑल द कंपोनेंट ऑफ इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसे IIP कहा जाता है, तो इसमें इसके सभी घटक, चाहे खनन, विनिर्माण, बिजली, सब में अगर देखा जाए तो कह सकते हैं संकुचन आया है, सो कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग श्रंक 13% एंड 11% रिस्पेक्टिवली, ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हैज रिकवर्ड टू ए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 2.4%, यानी खनन तथा विनिर्माण क्षेत्र में 13 और 11%, हालांकि बिजली उत्पादन में 2.5% के संकुचन तक सुधार हुआ है। अब IIP श्रिंक में इसमें जैसे बढ़ी, अब ये भी आ जाएगा ना कि किसमें बढ़ोतरी हुई है, तो दोस्तों दो क्षेत्र है, एक ये है कि 22% का ग्रोथ हुआ है फार्मास्यूटिकल में, और तंबाकू प्रोडक्ट्स, टोबैको, ध्यान रखेंगे 6.1% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। यानी सकारात्मक क्षेत्र में मात्र दो क्षेत्र हैं, तंबाकू गुटखा वाले, इन लोगों को धन्यवाद, भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं, और दूसरा है फार्मास्यूटिकल क्षेत्र, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और द ऑटो सेक्टर एंड पेपर एंड बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू टू सी कॉन्ट्रैक्शंस ओवर 30%, ये बहुत ही खतरनाक है। यानी ऑटो सेक्टर और पेपर और पेय पदार्थों के विनिर्माण में 30% से अधिक संकुचन देखने को मिल रहा है। ये जो है टेक्सटाइल में आप देख सकते हैं, परिधान विनिर्माण में, इसमें भी गिरावट के दिख रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है, तो स्थानीय आंशिक सप्ताहांत लॉकडाउन देश के कई हिस्सों में लगाया जाता है, अक्सर बिना किसी अग्रिम सूचना के, तो एक सबसे बड़ा ये कारण, ये ध्यान रखना। अब हम लोग बात करेंगे गुजरात रिटेन्स टॉप रैंक इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टअप रैंकिंग। दोस्तों डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, ध्यान रखना इसका फुल फॉर्म भी DPIIT, हैज रैंक्ड गुजरात, लगातार दूसरी बार टॉप पे रहा कौन, गुजरात, यानी दूसरी बार यह पहला स्थान हासिल किया है। यानी टोटल पार्टिसिपेंट 22 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरी स्टेट। और याद रखेंगे कि यूनियन टेरिटरी स्टेट में अंडमान एवं निकोबार सबसे टॉप पे रहा। फिर उसके बाद यहां राज्यों में कर्नाटक, केरल भी शीर्ष थे। यहां पर देखिए फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है हमारा भारत, यानी 36,000 स्टार्टअप की पहचान की गई है दोस्तों। ये कैसे इसको बनाया गया, तो ये रैंकिंग का जो कैटेगरीज है यहां पर देखिए बगल में हमने दिया हुआ है, साथ में 7 स्टैंडर्ड्स हैं। यानी टू क्रिएट द रैंकिंग ऑफ स्टार्टअप इंडिया देयर इज 7 स्टैंडर्ड्स, लाइक संस्थागत सहायता यानी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इजी रूल्स आसान नियम, सरकारी खरीद में छूट यानी गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एग्जैम्पशन, इंक्यूबेशन असिस्टेंस,
मदद, सीड फंडिंग, वेंचर फंडिंग फैसिलिटीज, यह भी सुविधा है, और स्टार्टअप को लेकर जागरूकता। तो इस तरह से यह 7 क्षेत्रों, 7 मानकों पर यह रैंक तैयार की गई है दोस्तों। अब देखिए रैंकिंग कैटेगरीज में बेस्ट परफॉर्मर्स गुजरात, टॉप परफॉर्मर्स कर्नाटक एंड केरला, लीडर्स में बिहार आया है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान एंड चंडीगढ़, एस्पायरिंग लीडर्स हरियाणा, झारखंड, नागालैंड, पंजाब, और इमर्जिंग स्टेट आंध्र प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़। इंडिया स्लिप 26 प्लेसेस टू 105, यानी 105वां स्थान हो गया ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में, यानी वैश्विक या कह सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 26 स्थान फिसलकर 105वीं रैंक पर पहुंच गया है। गत वर्ष यह 79वें रैंक पर था। तो दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय द फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा इन एसोसिएशन विद द थिंक टैंक सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ध्यान रखेंगे दोस्तों, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। और पहले किस स्थान पर था? 79, वर्तमान में कितने? 105 में। और जो फर्स्ट टॉप 10 कंट्रीज हैं, देयर इज न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस। मॉरिशस भारत सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रसत्ता के आधार पर, हाँ, इसकी राजधानी पोर्ट लुइस है, जॉर्जिया, कनाडा, आयरलैंड। तो कंट्रीज विच हैव बीन रैंक एट द बॉटम इंक्लूड, जाहिर सी बात है सबसे पिछड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीकन कंट्रीज लाइक कांगो, जिम्बाब्वे, अल्जीरिया, ईरान, सूडान, वेनेजुएला। तो वेनेजुएला इज साउथ अमेरिकन कंट्री, ध्यान रखना, और सूडान इज अफ्रीकन कंट्रीज एंड अल्जीरिया अफ्रीका कंट्रीज, ईरान इज आल्सो वेस्ट एशिया कंट्रीज, ध्यान रखेंगे। तो ये सब बॉटम में आए हैं। अब इसमें रैंकिंग देखिए, फर्स्ट रैंक हांगकांग की है, सेकंड रैंक सिंगापुर एंड 20th रैंक जापान की है, 21st जर्मनी, 89th रसिया, इंडिया का 105, चाइना का 124। तो ये महत्वपूर्ण था, इसलिए हमने इसको अलग कर दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड। दोस्तों आज हम बात करेंगे सलमान रुश्दी साहब के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करूंगा। यह ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार हैं। दोस्तों इनका जन्म मुंबई में हुआ था, कब? 1947 में, ध्यान रखेंगे। और यह बाद में ब्रिटिश नागरिक था, इनकी राष्ट्रीयता क्या है? ब्रिटिश हो गए, भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक कह सकते हैं। और दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, यानी दूसरी उपन्यास के लिए 1981 में इनको बुकर अवार्ड मिला था। और यह पुस्तक इतनी महत्वपूर्ण रही कि 25 वर्ष और 40वें वर्ष में बेस्ट बुकर अवार्ड भी इसी को मिला था, बुकर ऑफ द बुकर अवार्ड, ये ध्यान रखेंगे। तो इनकी पुस्तकें हैं, पहला उपन्यास था ग्राइमस 1975 में, दूसरा मिडनाइट चिल्ड्रन, ईयर भले न याद हो, एक किताबें याद रखना उपन्यास हो, शेम ये पाकिस्तान पे, द जगुआर इस्माइल इंपॉर्टेंट है, द सैटनिक वर्सेस, ये बहुत ही कंट्रोवर्सी थी इस किताब में दोस्तों। उसके बाद है वेस्ट ईस्ट वेस्ट, द मूड्स लास्ट साई, एक पारिवारिक महाकृति दोस्तों, द ग्राउंड बीनीथ हर फीट, शालीमार द क्राउन, ध्यान रखेंगे, शालीमार द क्लाउन, और क्विक जोट, ये भी 2019 के लिए यह गई थी बुकर अवार्ड में, शॉर्ट लिस्टेड हुई थी लेकिन वापस आ गई थी। तो यह किताबें हैं दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है खेल समाचार में, लियोनेल मेसी, तो द कॉन्फेडरेशन ऑफ साउथ अमेरिकन फुटबॉल यानी कॉनेमबॉल हैज सेड दैट स्टार फुटबॉलर लियोन मेसी कुड प्ले फॉर अर्जेंटीना इन द 2022 में फीफा वर्ल्ड कप। कहां होगा दोस्तों? कतर में होगा। और कतर की राजधानी क्या है? दोहा। तो दोहा में होगा, तो क्वालिफाई अगेंस्ट इक्वाडोर नेक्स्ट मंथ। तो ये खेल सकते हैं, इनको मिल गया है। तो मेसी वाज सस्पेंडेड फॉर ए मैच ड्यूरिंग द मैच प्लेड अगेंस्ट चिली इन द थर्ड प्ले ऑफ द कोपा अमेरिका टूर्नामेंट इन जुलाई लास्ट ईयर। तो अर्जेंटीना जीता था वो मैच 2-1 से, लेकिन इनके ऊपर बैन कर दिया गया था दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे 2022 में 21 नवंबर से 18 दिसंबर तक कतर में आयोजन होगा, किसका? विश्व कप फुटबॉल का। तो लियोन मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, खिलाड़ी जो इस समय ला लीगा टीम बार्सिलोना और अर्जेंटीना की राष्ट्रीय टीम के लिए
खेलते हैं। याद हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण दिवस, इंपॉर्टेंट डेज। 1 अक्टूबर दिया है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय वृद्ध जन दिवस, यानी इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, यानी अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस भी कह सकते हैं। तो 1 अक्टूबर को दोस्तों यह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में बुजुर्गों के प्रति जो हो रहे दुर्व्यवहार और इनजस्टिस को खत्म करने के लिए, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए 14 दिसंबर 1990 को घोषणा किया। किसने? संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कि 1 अक्टूबर को हम अंतरराष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस मनाएंगे। तो इस तरह से 1 अक्टूबर 1991 से यह मनाया जा रहा है। याद हो जाएगा दोस्तों। और 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस और लाल बहादुर शास्त्री, बहुत ही ईमानदार प्रधानमंत्री थे। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने ही दिया था। ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा बने। फिर उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री जी को बनाया गया और फिर उनकी मृत्यु के उपरांत इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे 2 अक्टूबर का इनका भी है और महात्मा गांधी का। और अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी, नॉन वायलेंस डे मनाया जाता है। महात्मा गांधी को यानी 2 अक्टूबर को जो मनाया जाता है, उसी की याद में संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय लिया कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। कब? 2 अक्टूबर को। तो यह संयुक्त राष्ट्र महासभा ने कब निर्णय लिया था? वर्ष 2007 में। कब? 15 जून 2007 को एक प्रस्ताव पारित किया, दुनिया से यह आग्रह किया कि शांति और अहिंसा के विचार पर अमल करे और महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में, इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे के रूप में मनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि संस्कृत शब्दों से बना गया है। महा का मतलब होता है बड़ा और आत्म का मतलब होता है आत्मा, तो महान आत्मा। तो महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, उन्हें राष्ट्रपिता से संबोधित किया था। तो बहुत ही महान व्यक्तित्व, हमारे देश की आजादी में उनका बहुत बड़ा योगदान है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और उन्होंने लगातार संघर्ष किया और सभी लोगों को, चाहे वह गरम दल नरम दल, सभी लोगों के लिए वह प्रासंगिक थे और आज भी उनका दर्शन प्रासंगिक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस, वर्ल्ड नेचर डे। यह बहुत महत्वपूर्ण है, यानी प्रकृति में सभी चीजें जो पाई जाती हैं उनकी रक्षा करना, उनके साथ उनको बचाना हमारा कर्तव्य है। यानी 3 अक्टूबर को हम लोग विश्व प्रकृति दिवस मनाते हैं। हर वर्ष 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। पूरी दुनिया में आज के दिन प्रकृति को बचाने, उसे सुंदर और अपनी गतिविधि को प्रकृति सम्यक बनाने में कई बार लोग आगे आते हैं और अपनी प्रकृति को बचाने के लिए कस्में वादे भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रकृति का हम दोहन भी करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण है विश्व प्रकृति दिवस। अगला है 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर्स डे, वर्ल्ड हैबिटाट डे भी है, विश्व शिक्षक दिवस और विश्व आवास दिवस भी मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस यह महत्वपूर्ण है, क्यों? 5 अक्टूबर 1966 को पेरिस में, कहाँ? पेरिस में अंतर सरकारी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें टीचिंग इन फ्रीडम संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। और इसी दिन 1997 में आयोजित एक सम्मेलन में उच्चतर यानी हायर एजुकेशन से जुड़े शिक्षकों की स्थिति को लेकर की गई यूनेस्को की अनुशंसाओं को भी इसी में जोड़ा गया था। तो 1966 में यह किया गया था। तब से 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। तो वायुसेना दिवस याद रखेंगे 87 वर्ष पहले आज से, यानी 1932 में इसकी स्थापना की गई थी भारतीय वायुसेना की। 8 अक्टूबर 1932 को विश्व डाक दिवस। तो विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस या यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन के लिए 9 अक्टूबर 1874 यानी 1874 को स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि की थी। उसी के बाद से हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत 1 जुलाई 1876 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना था, याद हो जाएगा।
अगला है 14 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस। दोस्तों, विश्व मानक दिवस में क्या मनाया जाता है, ये कब शुरू किया गया था, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। तो विश्व मानक दिवस का उद्देश्य यही है कि इस दिन को मनाने का उद्देश्य मुख्य रूप से वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के लिए मानकीकरण की आवश्यकता के प्रति जागरूकता फैलाना है। दोस्तों, तो यह महत्वपूर्ण है विश्व मानक दिवस, और यह 1970 में पहली बार 1970 में, ध्यान रखेंगे, पहली बार विश्व मानक दिवस मनाया गया था। और इसकी जो ये डेट है, इसका 1970 का जो 14 अक्टूबर तिथि है, 1946 में ही इसका निर्णय ले लिया गया था। अगला है 15 अक्टूबर, एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म दिवस भी है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो 15 अक्टूबर को हम विश्व छात्र दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने आज ही के दिन, यानी यह 15 अक्टूबर को 2010 में वर्ल्ड स्टूडेंट के रूप में घोषित किया था। दोस्तों, तो भारत के इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, भारत के लोगों का राष्ट्रपति तुलना की गई थी इनको भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री और बहुत सारी किताबें हैं इनकी, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड, माई जर्नी, इंडिया 2020, बहुत सारी किताबें हैं। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। उन्हीं के जन्म दिवस विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, और कब, 2010 में संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की थी, याद हो जाएगा। अब बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन्वेंशन और इन्वेंटर। तो ये बहुत बार आप लोगों को सीधे सीधे प्रश्न आ जाता है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ग्राहम बेल ने किया था। डायनमो का आविष्कार किसने किया था, तो निकोला टेस्ला ने किया था। टेलीविजन का जेएल बेयर ने किया था। मोटरसाइकिल का डैमलर ने किया था। सिलाई मशीन का इलियास होवे ने किया था। विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस हेनरी शेले ने किया था, या शीले कह सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस का जॉन गुटेनबर्ग। ट्रैक्टर का रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था पूरा आविष्कार। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल, इसी से ही नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ है 6 क्षेत्रों में जो दिया जाता है। अगला है कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज का नाम तो सुना होगा। टाइपराइटर पेलिंग्रीन टेरी। रिवॉल्वर सैमुअल कोल्ट, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। बैक्टीरियम, जीवाणु की लीवेन हॉक ने खोज। और मेडिकल साइंस की हिप्पोक्रेट्स, फादर ऑफ, इनको मेडिकल साइंस, चिकित्सा शास्त्र का पिता कहा जाता है। दोस्तों, तो ये ऐसे ही 10-10 फैक्ट याद करेंगे तो ढेर सारा आपके पास हो जाएगा, और इनको रोज रोज याद करते चले। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के अभ्यास प्रश्न। तो दोस्तों, हम लोग इस सेगमेंट में जो बात कर रहे हैं, इसमें हमने आपको आंसर नहीं बताया है। जैसा कि आप लोगों को रोज आप देख रहा हूं कि बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। खासकर इसमें जो महत्वपूर्ण छात्रों के नाम लूंगा जो सबसे पहले उत्तर दिए हुए हैं, उसमें भास्कर हैं, मुस्कान हैं, श्रवण कुमार, सोनिका, विकास, राजू, ज्ञान रंजन, प्राची सिंह, इन लोगों ने बहुत जल्दी उत्तर देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों, इसी तरह से बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप लोग उत्तर दे रहे हैं, और इससे क्या होगा कि आपको याद होता चलेगा। आप लोगों के मन में यही आ रहा होगा कि सर उत्तर क्यों नहीं बताते हैं, जब हम इतनी बातें बता रहे हैं तो हम उत्तर क्यों नहीं बता सकते। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग एक्वेरियम का पौधा नहीं बनिए, आप जंगल का पौधा बनिए, यानी जंगल का पेड़ बनिए कि सुनामी भी आए तो उसको सह सके। और घर का पौधा देखते हैं, थोड़ी तेज हवा हुई तो गमला अपने आप गिर जाता है। तो आपको मजबूत बनना है, हम आपको तैरना सिखाएंगे। एग्जामिनेशन हॉल में तो आपको ही टिक मारना होगा ना बच्चों, तो इसलिए हम आप पर यह डाल रहे हैं, और इस तरह से आपका तैयार हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आइए बात करते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द क्लाइमेट स्मार्ट सिटी असेसमेंट फ्रेमवर्क। और खबरों में ही मैंने चर्चा की थी, उसी से प्रश्न को लिया है। तो जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा है, ये ध्यान रखना, का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अर्बन डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। तो अब इन्हीं में से आपका उत्तर छिपा हुआ है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड इंडियाज लार्जेस्ट पेगरी मिशन स्टार्ट। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, बस इतना क्लू दे रहा हूं। अब आपको बताना है मेघालय होगा, मिजोरम होगा, असम होगा या मणिपुर। इन चारों में ही यह उत्तर छिपा हुआ है। नेक्स्ट है, लौटते हुए मानसून से विच स्टेट हैड द हाईएस्ट रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून। समाज सेवी और आर्य समाज के नेता स्वामी अग्निवेश का जन्म किस राज्य में हुआ था। स्वामी अग्निवेश, ए सोशल वर्कर एंड लीडर ऑफ आर्य समाज पार्टी, वाज बोर्न इन विच स्टेट। यहां पर ये चारों दिया है, आपको बताना है। अगला है, शालीमार द क्लाउन पुस्तक के लेखक कौन हैं।
चेतन भगत, सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा एंड विक्रम सेठ। नेक्स्ट है 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा दोस्तों? ब्राजील, रूस, कतर या दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, जेएल बेयर, जी डैमलर या अल्फ्रेड नोबेल। इन्हीं में से आपको बताना है उत्तर को। नेक्स्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 105वां, 102वां, 100वां या 99वां। तो इसमें आपको उत्तर देना है। नेक्स्ट है कि हु इज द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन द स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग 2019 बाय डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, यानी DPIIT। याद रखना इसका फुल फॉर्म भी, इसी में आपको बताना है सबसे बेहतर राज्य। तो इस तरह से आज हम लोगों ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की चर्चा की, लगभग सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और उनसे भी कहिए कि इस प्रश्न को सॉल्व करें। थैंक यू।